like a Hellcat. Hello, my dear students. Happy good morning to all of you. Dear students, this is my next lecture of lesson Manufacturing Industries, Geography 10th class. Let's we start. Industrial location. Dear students, इंडस्ट्रीज़ जो लोकेटेड होती हैं उनको कई फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं. उसी के बारे में हम पढ़ते हैं आज. लेट्स बी स्टार्ट. इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर. जो इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड होती हैं, लोकेशन जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है नेचर में. कहाँ जटिल प्रक्रिया है. दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, पावर इन मार्केट एक्सेट्रा. ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इनको किसकी अवेलेबिलिटी? रॉ मटेरियल्स की, लेबर की, कैपिटल की, पावर की और मार्केट की. ये इसको प्रभावित करते हैं. इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस. ये बहुत रेयर है. पॉसिबिलिटी बनती है कि सभी फैक्टर्स एक ही जगह हों. Consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industry location are either available or can be arranged at lower cost. जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कहाँ लगाया जाता है? जहाँ पर ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मिलें या उनको कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके, वहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं. इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं. After an industrial activity starts, urbanization follows. जहाँ ये एक्टिविटी शुरू होती है वहाँ पे अर्बनाइजेशन शुरू हो जाता है, मतलब शहरीकरण शुरू हो जाता है प्रिय विद्यार्थियों. सम टाइम इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज़. ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ लगाई जाती हैं? शहरों के नज़दीक लगाई जाती हैं. दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड. इसीलिए हम कह सकते हैं जो शहरीकरण है और इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो एक दूसरे के साथ चलते हैं. सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट एंड आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइस एक्सेट्रा. जो नगर हैं, जो शहर हैं, वो जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको क्या क्या प्रोवाइड, कई सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट आदि. To the industry, many industries tend to come together to make use of advantages offered by the urban centers known as agglomeration economies. देखिए, जब क्या होता है शहर में ये सारी सहूलियतें मिलती हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, उसी शहर के पास केंद्रित हो जाती हैं. बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उसे क्या कहते हैं? एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहते हैं. हिंदी में इसको समूहन कहते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाना कहते हैं कई इंडस्ट्रीज़ का. ग्रेजुअली ए लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन टेक प्लेस. इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन प्लेस फ्रॉम पॉइंट्स ऑफ व्यूज ऑफ ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई एक्सेट्रा. देखिए, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ थी वो दूसरे देशों से व्यापार के ऊपर आधारित थी. उनमें कौन कौन से थे? मुंबई था, कोलकाता था, चेन्नई था. कंसिक्वेंटली देयर एमर्ज सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स सराउंडेड बाय ए ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल हिंटलैंड. देखिए, इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कुछ नए जो इंडस्ट्रियल सेंटर थे वो उभर कर सामने आए, जो कैसे थे? ग्रामीण क्षेत्रों से, या ग्रामीण क्षेत्र कह सकते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि कैसी थी? ग्रामीण थी प्रिय विद्यार्थियों. द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कोस्ट. देखिए, किसी भी उद्योग को जब हम लगाते हैं या इंडस्ट्री को हम एस्टेब्लिश करते हैं तो सबसे पहले क्या, उसकी जो लागत होनी चाहिए, जो कॉस्ट होनी चाहिए, वो कैसे होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए. गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. जो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं और जो स्पेशलाइज्ड लेबर मतलब निपुण जो श्रमिक होते हैं
उनकी जो उपलब्धता है वो भी किसको प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को प्रभावित करती है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम ना क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ का ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, जो उनमें रॉ मटेरियल यूज़ होता है उसके आधार पर। तो हम इसको एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड कर सकते हैं। और शुरू करते हैं, आज हम पढ़ते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। एग्रो बेस्ड का मतलब है डियर स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर बेस्ड होती हैं, इसको कृषि आधारित उद्योग भी कहा जाता है हिंदी में। कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल्स, शुगर एंड एडिबल ऑयल एक्सेट्रा इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स। ये जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो एग्रीकल्चर से हमें रॉ मटेरियल मिलता है उसके ऊपर आधारित होती हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत अलग ही महत्व रखती है भारतीय अर्थव्यवस्था में, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 14%। जो इसका योगदान है, इसका जो प्रोडक्शन है वो 14% इसका योगदान है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है कितना, 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं। द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद इसमें सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हैं। एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग अबाउट 24.6%। और इसको मतलब हम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है इससे। विदेशी मुद्रा प्राप्त कितने प्रतिशत होती है, 24.6%। इट कंट्रीब्यूट 4% टूवर्ड्स जीडीपी। ये जीडीपी का कितना प्रतिशत देती है हमें, 4% देती है। जीडीपी मैंने आपको बताया था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट एंड complete in the value chain either from raw material to highest value added products। देखिए ये जो हमारी देश का जो अकेला ऐसी इंडस्ट्री है जो कच्चे माल से लेकर और जब हम आखिरी तक अंतिम जो हम लास्ट जो प्रोडक्ट है उस तक हम जो ये पूरी चेन है इसमें हम पूरी तरह से क्या है, सेल्फ सफिशिएंट हैं, सेल्फ रिलायंट हैं, हम आत्मनिर्भर हैं प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट इज कॉटन टेक्सटाइल। इन एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। देखिए पुराने भारत में हम क्या करते थे, हाथों से इसको क्या करते थे, कताई कहते हैं इसको, और चरखा चलाकर इसकी बुनाई करते थे, यही तकनीक थी हमारे पास। आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम इनटू यूज़। 18वीं शताब्दी के बाद में क्या आया, जो मतलब विद्युत से चलने वाले जो चरखे आ गए, करघा कहा जाता है उनको। आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड ए सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। हमारी जो ये इंडस्ट्री थी वो बहुत बुरी तरह से इसको क्या हुआ, हानि पहुंची, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड मैंने बताया था हम ब्रिटिश कॉलोनी थे। बिकॉज दे कुड नॉट compete with the mill made cloth from England, क्योंकि वो compete नहीं कर पा रहे थे जो mill made cloth था इंग्लैंड से जो आता था। Today there are nearly 1600 cotton and human made fiber textile mill in the country. About 80% of these are in the private sector and the rest in the public and cooperative sectors. Apart from these there are several thousand small factories with a 4 to 10 looms. In the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra, Gujarat। आपको पता है यहाँ पे काली मिट्टी होती है, इसलिए यहाँ पे कहाँ ज़्यादातर मिलें कहाँ हैं, कॉटन मिल जो हैं गुजरात महाराष्ट्र में। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कॉटन मार्केट ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज़, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट। ये सबसे जो मैं मानता हूँ ये भी एक बहुत ही मुख्य बात है। यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो मॉइस्ट है, आर्द्र जलवायु है यहाँ की, और बाकी पोर्ट भी है यहाँ पे लेबर भी है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, मार्केट है, रॉ मटेरियल भी मिल जाता है डियर स्टूडेंट्स। इसके कारण यहाँ पे जो इंडस्ट्री है यहाँ लगी हुई हैं। दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक्स एंड एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स ए लिविंग टू फार्मर्स। कॉटन बॉल प्लकर जो चुनते हैं, आपको पता है कपास को,
कॉटन बॉल कहा जाता है उसे। प्लकर एंड वर्कर्स एंगेज्ड इन जिनिंग, स्पिनिंग, वीइंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड सुइंग। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड supports many other industries such as chemical and dyes, mill stores, packaging materials and engineering works. Dear students, आज के लिए इतना ही. Wait for my next lecture. Thank you my dear students.